सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम एपी का एनवां पद, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, एपी क्या होती है, एपी में प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, और हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे कि मान लीजिए आपको मैंने एक एपी लिख दी 3 और भाई 7, 11, 15 और आपको कह दिया कि इसका 5वां, 6ठा, 7वां पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो था एक्सरसाइज 5.1 का, उसमें हमने देखा था कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हमें दे रखा है और अगर यह श्रृंखला एपी है तो इसके अगले 3 पद लिखो। ठीक है भाई, तो अगले 3 पद लिखना तो बेटा बड़ा आसान है। भाई इनमें कितना गैप है? 4 का। कितना डिफरेंस है? सार्वंतर 4, 4, 4, तो 15 और 4 19, 23, 27। अगले तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि इसका 50वां पद लिखो। कौन सा? 50वां। अब आप ये देखिए कि 50 तक क्या आप ऐसे ही 4, 4 जोड़ते रहेंगे? क्या ये एडिशन इतना ही स्मॉल रहेगा? बहुत लंबा हो जाएगा। 49 टर्म्स आप निकालेंगे तब जाकर आपको 50वीं टर्म मिलेगी। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आपको किसी एपी की 4 टर्म्स दे रखी हैं और नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 निकालनी है तो इट्स वेरी इजी कि भाई हम उसके अंदर अपना जो सार्वंतर है वो जोड़ देंगे, हमारी अगली टर्म आ जाएगी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में या जनरली डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इस एपी का 50वां पद, 100वां पद लिखिए, 65वां पद लिखिए, 80वां पद लिखिए, तो क्या हम इतनी लंबी कैलकुलेशन बार बार जोड़कर कर पाएंगे? क्या इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है हमारे पास? वही शॉर्ट ट्रिक आज हम सीखने जा रहे हैं, जो है एपी का एनवां पद। एनवां मीन्स वही इंग्लिश में कहूं तो nth टर्म। nth टर्म। एनवां का मतलब भाई देखिए, पहले फर्स्ट के लिए पहला, सेकंड के लिए दूसरा, थर्ड के लिए तीसरा, चौथे, फोर्थ के लिए चौथा। ठीक है, उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, सबके पीछे वहाँ लगता है, तो nवां पद। ठीक है, nवां पद मीन्स n नंबर पर आने वाला पद हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म पता है और सार्व अंतर पता है तो हम उस एपी की कोई भी नंबर की टर्म को बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उसको मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। इसी को ले लेते हैं 3, 7, 11, 15 डैश डैश। ठीक है, अब मैं एक यहाँ स्पेशल काम करने जा रही हूँ कि इसी एपी को मैं लिख रही हूँ 3 से सेपरेट कर दिया। अभी 3 में कितना जोड़ूं कि 7 आ जाए? 4। 3 में कितना जोड़ूं कि 11 आ जाए? 8। और 3 जमा 3 था, 3 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 3 से 8 ज़्यादा है और 3 से 12 ज़्यादा है। सबको मैंने 3 की टर्म में तोड़कर लिख दिया। ठीक है भाई, तोड़कर मतलब अलग अलग करके। अब आप मेरी बात को समझें कि इस एपी में ए क्या है और डी क्या है। ए तो है 3 और डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 घटा 3 कितना है? 4। ठीक है भाई, तो अब आप एक बात और नोट कीजिए कि ये तो 3 हो गया, ये 3 जमा 4 हो गया, 3 जमा 4 का दुगना हो गया, 3 जमा 4 का तिगुना हो गया, एंड सो ऑन। 4 में क्यों मैंने तोड़ा इसको? 4 हमारा सार्व अंतर है, ए हमारा 3 है, डी हमारा 4 है। अब अगर हम यहाँ हर टर्म में ए की जगह पर 3 और डी की जगह पर 4 रखें तो ये तो ए हो गया। ठीक है भाई, और इसको अगर मैं लिखूं तो ए जमा डी हो गया, ये ए जमा 2d हो गया, ये ए जमा 3d हो गया, एंड सो ऑन।
ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो A1, A2, A3, A4, तो ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है और ये आपकी फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म में हमें कोई इंक्रीमेंट, कोई बढ़त या घटत नहीं मिल रही है। भाई आप एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको जेब खर्ची देनी शुरू कर दी, ठीक है। फर्स्ट मंथ आपकी मम्मी ने आपको दिए बेटा जी 50 रुपीज़। सेकेंड मंथ में मम्मी ने आपको 5 रुपये बढ़ा दिए। कितने? 5 बढ़ा लीजिए, 10 बढ़ा लीजिए, चलिए आजकल महंगाई ज़्यादा है, हम 10 रुपये बढ़ाते हैं। तो मम्मी ने नेक्स्ट मंथ आपको 10 रुपये बढ़ाकर कितने दिए? 60। ध्यान देंगे मेरी बात पर। थर्ड मंथ में मम्मी ने आपको 10 रुपये 2 बार 10 और बढ़ा दिए, कितने हो गए? 70। फोर्थ मंथ में मम्मा ने 10 और बढ़ा दिए, कितने हो गए बेटा जी? 80 एंड 100। ये तो बात समझ आ रही होगी, सब बच्चों को मज़ा आ रहा होगा, पैसे मिल रहे हैं। भाई 50 रुपीज़ मिले फर्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में 10 बढ़ गए। अब आप एक बात को समझें कि दूसरे महीने में कितनी इंक्रीमेंट लगी आपकी? 1 इंक्रीमेंट लगी, 1 बढ़त मिली। तीसरे महीने तक 2 बढ़त मिली, 2 बार पैसे ऐड हुए। चौथे महीने तक 3 बार पैसे ऐड हुए। तो 5वें महीने में कितनी बार पैसे ऐड होंगे? 4 बार। और 10वें महीने तक 9 बार, क्योंकि 1 महीना में तो मिल चुका है ना। तो 10वां महीना में जो आपको अमाउंट मिलेगी वो 9 बार बढ़कर मिलेगी, यानी 10 रुपये 9 बार बढ़कर कितने हो जाएंगे? 90। तो आपको जो 10वें महीने में मिलने जा रहा है वो 50 जमा 90 यानी 140 मिलने जा रहा है। हमने 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया। क्लियर? आप इसी एग्जाम्पल को अपने बैंक अकाउंट से देख सकते हैं कि भाई आप बैंक में गए, आपने अपना खाता स्टार्ट कराया 500 रुपीज़ से या 1000 रुपीज़ से, और हर महीने आप इक्वल अमाउंट यानी 100 रुपीज़ अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। तो वही बात हो जाएगी 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800। तो जो लॉजिक समझना है वो ये समझना है कि हम जितने नंबर की टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम बार उसमें डी आ रहा है। ठीक है भाई, A1 पहली टर्म में A है यानी A जमा 0D है। भाई वो तो एग्जैक्ट जो हमारा मूलधन लगा लो, भाई किसी को ब्याज मिल रहा है, भाई आपने 1000 रुपये या 10,000 रुपये, लाख रुपए किसी को ब्याज पे दे दिए तो लाख तो हो गए, और अगले 1 महीने के आपको 500 रुपये ब्याज मिल रहे हैं, तो 500 अगले महीने के और 500 यानी 1000 बढ़ गए आपके खाते में, या आपने उधार दिया या बैंक में डाला, बैंक से ब्याज मिल रहा है। तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए ढेरों एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो पहला पद में कुछ नहीं बढ़ेगा। सेकेंड टर्म आप देखिए A जमा D, थर्ड टर्म A जमा 2D, और बेटा फोर्थ टर्म A जमा 3D। ठीक है, समझ आ रही है बात? यानी जितने नंबर की टर्म है उससे एक कम बार D आ रहा है। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, जनरलाइज का मतलब nth पे ले आऊं, तो n नंबर की टर्म में A में D कितनी बार जुड़ेगा? n से 1 कम, यानी कि n-1 बार। ये हो जाएगा A जमा n-1D। ये इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको समझ आया होगा। यहाँ भी मैंने आपको बताया है, इसको मैं लेफ्ट में एक बार आपको फिर करके दिखा देती हूँ कि 50 जमा 10, 50 जमा 2 बार 10, और भाई 50 जमा 3 बार 10। क्लियर? तो इसी को हम लिख सकते थे 2 की जगह भाई 3 माइनस 1 बार 10, और इसको मैं लिख सकती थी 4 माइनस 1 बार 10। तो ये लॉजिक आपने समझना है। फॉर्मूला तो 1 मिनट लगती है बताने में, तो जब तक आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा कि टर्म्स कैसे निकल रही हैं, तो हम कई बार ऐसा होता है कि आइडेंटिटी फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो वहाँ हम अपने नॉलेज से इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप खुद भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने देखा कि किसी भी AP का अगर nth टर्म यानी n नंबर पर आने वाली टर्म हमने निकालनी है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अपना लगेगा।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हमें किसी एपी में ए पता है यानी फर्स्ट टर्म पता है और डी यानी सार्व अंतर पता है तो हम उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी ए एन बराबर है ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी। ये बार हो जाता है, इसे आप ब्रैकेट के रूप में भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ये पूरा एक सिंगल टर्म है, तो ये है nth टर्म। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक से ही बेटा जी। अब मैं कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि इस फार्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब है फॉर्मूला की हेल्प से आपने सवाल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, AP 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 10वां। तो भाई पहले तो आप कैसे करेंगे, तरीका बता दूं मैं आपको। सॉल्यूशन AP, या आप बल्कि ऐसे लिखिए दी गई AP, ठीक है, दी गई AP। बुक वाले ने खुद कहा है कि AP है तो आपको जांच नहीं करनी AP है या नहीं है। 2 7 12। अब इसमें A निकालिए D निकालिए, बुक में नहीं दिया गया है तो A 2 हो गया फर्स्ट टर्म। प्रथम पद A का मतलब पहला पद, जो पहले नंबर पर सीक्वेंस में नंबर आ रहा है वो पहला पद फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और D का मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो 7 घटा 2 यानी 5। A आ गया, D आ गया। हमने निकालना है 10वां पद, तो पहले आप आइडेंटिटी लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। हम जानते हैं, इंग्लिश में लिखना है तो वी नो कि an बराबर है a जमा n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें कौन सा पद निकालना है भाई? 10वां, तो n की जगह 10 रख दो दोनों तरफ, तो a 10 बराबर है a जमा 10 घटा 1 डी। 10 में से 1 गया 9, तो ये क्या बन गया? a जमा 9 डी। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2 है, जमा 9, डी की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये क्या बन गया? 2 जमा 9 5 45, और 45 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 47 47। तो इस एपी में 10वें नंबर पर 47 आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आपको नॉलेज हो गई कि आपको कैसे nवां पद निकालना है, nth नंबर की टर्म कैसे निकालनी है। लेकिन अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो घूम फिर कर आएंगे। आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं कि एपी क्या है। प्रथम पद ए होता है, सार्व अंतर डी होता है, nवें नंबर पर जो टर्म आती है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। अब जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो इसके बाद अब आपको किसी भी तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे दिया जाए तो यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। भाई आपको वो प्रश्न हल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह के क्वेश्चन देंगे तो कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ईजी मोस्ट। तो मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपके हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 पे अब आप आ जाइए। वी आर डूइंग एग्जांपल्स। एपी, ध्यान देंगे मेरी बात पर, एपी 21 18 15 का कौन सा पद, समझे मेरी बात को, कौन सा पद -81 है? सबसे पहले तो आप इसी चीज को समझिए कि कौन सा पद -81 है, कौन सा। अब ये कैसे करें? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, भी ये कौन से नंबर पे आएगा? कोई दिक्कत नहीं है करने में हमें। देखिए कैसे करेंगे। देखिए इक्वेशन, समीकरण जब हमें हल करने आ जाते हैं तो जब हमें 2 टर्म्स इक्वेशन में दे रखी हैं तो हमें अगर लेफ्ट पता है राइट आ जाएगा। भाई जैसे अब आपके पास क्या है, यहाँ
ए है, एन है, डी है और उनकी एक वैल्यू दे रखी है। अब इन तीन में से दो टर्म्स हमें पता है तो तीसरी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दी गई एपी क्या है बच्चे, 21, 18, 15 डैश डैश डैश। ए लिख लीजिए बेटा जी 21, डी लिख लीजिए बेटा A2 माइनस A1 यानी 18 घटा 21 यानी -3। डी नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि टर्म्स घट भी सकती हैं और इसीलिए देखो ना ये घटती जा रही है, 21, 18, 15, 12, 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, -9, -6, -9, तो नेगेटिव टर्म्स आएंगी। तो ये कौन से नंबर पर आएगी, इस बात को नोट करें। तो अब कौन सा पद, कौन सा, तो उसको मान लीजिए, माना एपी का nवां पद -81 है। हम मान लेते हैं, मैथ में जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है, अलजेब्रा में हम x मान लेते थे, y मान लेते थे, तो हमने एपी का nवां पद मान लिया। अब इसको एज पर भाई मैथमेटिक्स आप कैसे लिखोगे, an बराबर है -81, ये an है। अब आप इस साइड में an की आइडेंटिटी लगाइए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है -81। ठीक है भाई, an का फॉर्मूला ये होता है, ये हमें पता है कि ये -81 है। अब हमें a की वैल्यू पता है, हमें d की वैल्यू पता है, यहाँ a रख दीजिए, d रख दीजिए, इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में, n रह जाएगा जिसे हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये a की वैल्यू बेटा है 21 प्लस हमें n-1 नहीं पता, इसे ब्रैकेट में रखिए। अब एक बात और बताऊं, d की वैल्यू -3 है, तो आप ना ऐसे मत लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि देखो जब भी प्लस माइनस आए तो एक टर्म, दो टर्म और ये बन गई 3 टर्म, ये इन दोनों की घटा बन गई, जबकि हिसाब से ये मल्टीप्लाई है। तो जब भी d लिखोगे तो ब्रैकेट जरूर लगाना, खास तौर पर अगर वो नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो, ताकि गलती ना हो। इज इक्वल टू -81, एक बार में दो चीजें जज की जा रही हैं आपसे कि फॉर्मूला भी लगाना है, नेगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है। तो बेटा 21, अब देखेंगे प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 3 को n से कीजिए 3n और माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 इज इक्वल टू -81। सिंपल, 21 और 3 24। अब बीजगणित है भाई ये पूरा, 24 माइनस 3n बराबर है -81, या तो 81 को यहाँ ले आओ या 24 को, तो 24 यही है, 81 घटा का है, इस तरफ ले आओ जमा का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3n। यहाँ करते हैं अब हम इसको, 81 और 24 105 इज इक्वल टू 3n, 3 को इसके नीचे ले आइए, 105/3 बराबर है n, 3 3 9, 3 5 15, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 35। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, आपने पूरा कंक्लूजन लिखना है लास्ट में कि n की वैल्यू 35 है। इसका मतलब ये जो 81 है ना, ऐसे चलते 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 35वें नंबर पर आएगा। तो आप लिखेंगे अतः एपी का 35वां पद -81 है। तो ये ट्विस्ट देखा आपने, क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया, फॉर्मूला वही है, तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया। अब आपको टर्म बता दी, वो कौन से नंबर पे है ये बताना है। पहले एग्जाम्पल में नंबर दे रखा था, 10वां टर्म निकालनी थी। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये कहता है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। कोई पद शून्य है, तो फिर मान लेते हैं कि माना nवां पद शून्य है, माना nवां पद शून्य है, तो ये भाई अपना यहां तक आएगा। ये माना सेकंड पार्ट में कर रही हूं स्टार लगा के, माना an बराबर है 0, ठीक है। तो जब an को आप इसी तरह सोल्व करोगे तो 24 घटा 3n बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। 24 घटा 3n बराबर जो 81 था ना माइनस का, अब उसकी जगह 0 आ गया। जब आप इधर उधर ले जाओगे तो 24 बराबर है 3n और आप सोल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 8। n की वैल्यू नेचुरल आनी चाहिए, क्योंकि जो पद होते हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद होते हैं। ऐसे नहीं कि 1.5वां पद, 3.5 नंबर का पद,
5.5 नंबर का पद, ऐसे नहीं होता है। अब आपको कोई पोजीशन दी जाती है तो वो नेचुरल पोजीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये ध्यान रखें कि n की वैल्यू 8 आई है, इसका मतलब 8वां पद 0 है, जरूर है, क्योंकि ये टर्म्स घटती जा रही हैं तो 0 हो सकता है। तो ये था बेटा जी आपका एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है। अदरवाइज एपी में ना फॉर्मूला एक तो ये है an वाला, और एक और आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में SN का, जिसे हम कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स। अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस एपी में। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े आ जाते हैं आपके कि एपी का फर्स्ट टर्म है, सारवंतर निकालिए, 2 पहले 3 पद निकालिए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े स्कोरिंग होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 5। ध्यान देंगे, वह एपी बताएं, इसमें तो लिखा हुआ है निर्धारित करें, वह एपी बताएं, एपी बताएं, ठीक है। एपी नहीं पता हमें क्या है, जिसका, क्वेश्चन समझें, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। और देखिए भैया अब यहाँ पर ट्विस्ट, फिर से एक नया तरीका, फिर से एक नया तरीका। एपी बतानी है। एपी तो जब बताएं जब हमें पहला पद पता हो या डी पता हो। एपी के लिए 2 ही चीजें चाहिए, ए चाहिए भाई, सार्वंतर चाहिए, बस हमें ए, कम से कम ये तो पता हो कि शुरू कहाँ से करें एपी को। समझ रहे हैं ना, लॉजिक है ना बात में कि भाई शुरू कहाँ से करें, शुरुआत ही नहीं पता, ए ही नहीं पता। अब मान लो एक मैं कह दूं भाई 5 है, ए 5 है, अब भाई डी कितना कितना बढ़ाऊं या कितना कितना घटाऊं, तो ए और डी को ज्ञात किए बिना हम किसी भी एपी को निकाल ही नहीं सकते। तो अब हमारा जो क्वेश्चन यहाँ बनता है, एपी से पहले ए और डी निकालना है, और ये 2 कंडीशन हमें दे रखी हैं। आपको मैं 3rd चैप्टर याद दिला दूं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 2 चर निकालने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। तो हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है, 2 शर्तें भी हमें दे रखी हैं, तीसरा पद और 7वां पद। तो इन 2 शर्तों की हेल्प से अब हम देखते हैं कि कैसे हम ए और डी निकालेंगे, और जब ए और डी निकल जाएगा तो एपी तो निकल ही जाएगी। क्लियर? तो क्या करें, माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वअंतर डी है। देखिए मैं बार बार आपको भी सजेस्ट करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि जब तक माइंड में एक प्रोग्रामिंग ना हो जाए ना, तब तक आप पेन ना उठाएं। स्टेटमेंट तो पढ़ ली, अब माइंड में भी तो प्रोसेस करो ना स्टेटमेंट को, कि मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, इस प्रॉब्लम को मैं एपी कैसे निकालूँ। मुझे ए ही नहीं पता, मुझे डी ही नहीं पता, तो पहले तो मैं ए और डी को मान के चलती हूँ कि ए फर्स्ट टर्म है, हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, हमें सार्वअंतर नहीं पता, मान लिया। अब हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है, घबराना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ के साइड में बुक रख देते हैं, घबराना नहीं है आपने, आप उसको पढ़िए, जो जो चीज़ें दी हैं उसे नोट तो करिए, एटलीस्ट उसमें जो जो आपको पता है उनको नोट तो करिए, फिर समाधान ढूंढिए कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो अब हमें क्या कहा है कि तीसरा पद 5 है, एपी का तीसरा पद, तीसरा पद क्या है 5, और तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a जमा 2d बराबर है 5। यहाँ लिख दीजिएगा क्योंकि an होता है a जमा n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो a जमा 2d हो गया। इसी तरह से AP का 7वां, बल्कि उधर ही लिख देते हैं हम, आपको जैसे नोटबुक में करना है उसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। एपी का 7वां पद क्या है 9, अब 7वें पद का फॉर्मूला लगा दो, a जमा 6d। देखो मैंने आपको बताया था कि 7वां पद निकालना तो 6 बार इंक्रीमेंट हमें मिलेगी, तो d 6 बार आएगा, तीसरे पद में d 2 बार आएगा, a में d 2 बार जुड़ेगा। तो अब आप जरा ध्यान दें कि ये एक इक्वेशन बन गई 1 और ये इक्वेशन नंबर हो गई 2।
जब हमें दो वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, तो बच क्या गया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमारी ए पी आ जाएगी। तो इन दोनों को एक दूसरे, इसको इसके नीचे ही लिख लीजिए यहीं पर, a + 2d = 5, यहाँ लिख दिया मैंने। थर्ड चैप्टर में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने सीखे हैं, जिनमें ये बिल्कुल आसान तरीका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन को विलोपन विधि हिंदी में बोलते हैं, कि अगर कोफिशिएंट्स सेम हैं तो इन टर्म्स को हम देखो ना, ए और ए सेम है तो आप यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, इन्हें घटा लीजिए, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाइए। और जब हम घटाते हैं तो हम नीचे वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन के साइंस चेंज कर देते हैं। 5 प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है ये भी माइनस, a प्लस का है a माइनस का है कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये प्लस का साइन नहीं दिखना चाहिए। 6d - 2d, 6d में से 2d घटाना है तो 6 में से 2 गया 4d, और 9 में से 5 घटाना है तो कितना हो गया 4, उधर ले जाइए, d क्या हो जाएगा 4/4, 4 नीचे चला गया, 1 आ गया, d आ गया, एक वेरिएबल हमें मिल गया, d मिल गया। तो हम किसी भी इक्वेशन का यूज करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, d बराबर है 1 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। क्लियर? अब मैं वहां रखती हूं इसको। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, a + 2d = 5, d कितना आया है 1 आया है, तो ये बन जाएगा a + 2 × 1 = 5, a + 2 = 5, और a कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी 3। भाई अब a कितना हो गया 3, d कितना हो गया 1। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या था, AP बताएं, फाइंड द AP। अब AP कैसे बनेगी, तो AP क्या बनेगी, शुरू के 3 या 4 टर्म्स लिख दीजिए। पहली टर्म a + d, a + 2d डैश 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 डैश। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगी 3 × 1, 3 × 2 × 1 डैश डैश डैश, यानी 3 4 और 5 और डैश 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 डैश, और ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा जी, AP बन जाएगी, जो हमें फाइंड करनी थी। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। हमने 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल अब तक कर लिए हैं। जो वेरी फर्स्ट तो मैं नहीं कहूँगी, वो था एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आपको AP दे रखी थी और 10वां पद निकालना था। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, इस तरीके का डायरेक्ट इस्तेमाल सीखा वहाँ हमने। समझ आ गई बात? उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल हमने किया, उसमें हमने ये देखा कि AP दे रखी थी और पद दे रखा था, ये पद है, कौन से नंबर पे आया है, तो वहाँ हमने उस पद को nवां पद माना। दोनों तरफ जो भी वैल्यूज हमें नोन थी वो पुट कर दी और नोन वैल्यू अपने आप आ गई। और ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के एग्जाम में 90% इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको AP निकालनी है, लेकिन आपको ना A पता है ना D पता है, कोई पर्टिकुलर पद या उनमें रिलेशन पता है। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें तो और भी थोड़े से घुमा फिरा के रिलेशन आएंगे, तो उन रिलेशन से आपने ये ध्यान रखना है कि A और D को मान लो, जो दे रखा है उन पर फॉर्मूला लगा दो, उनसे जो भी कंसर्न इक्वेशन बनती है जब आप उसे सॉल्व करोगे यूजिंग थर्ड चैप्टर, तो अपने आप A और D आ गया, पुट करके A आ गया, A और D आ गया तो आपकी AP बन जाएगी। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। कुछ एग्जाम्पल्स ही अभी हम कर रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। तब तक आप इन एग्जाम्पल को करने के बाद इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया करो, या तो अपने आप बनाओ या NCERT की आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है पहले आप उन्हें कर लीजिए। आजकल आप नेट पर से भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, या कोई अदर राइटर की बुक की हेल्प भी आप ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, क्या संख्याओं की सूची, एग्जाम्पल नंबर 6 5, 11, 17, 23 का कोई पद
301 है और क्यों? क्या बात को समझे? एक एपी आपको दे रखी है, एक एपी आपको दे रखी है 5, 11, 17, 23 और ये पूछा है कि क्या इसमें 301 कहीं आएगा? हम मान लेते हैं n नंबर पे आएगा, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एपी लिखिएगा कि आपको एपी क्या दे रखी है, 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश, ठीक है भाई। थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, ए 5 है, डी 6 है, माना मैंने तरीके से कराए पिछले दोनों तीनों एग्जाम्पल्स, तो उसी तरीके से आप करिएगा। माना ए एन बराबर है 301, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 301। भाई ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर है 301। सॉल्व कर लीजिए और एन की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप कहोगे जी एन की वैल्यू तो आ ही जाएगी, चेक करते हैं क्या आएगी, ठीक है। चेक करते हैं क्या आएगी। प्लस 6n माइनस 6 बराबर है 301, 5 में से 6 गया माइनस का 1, तो 6n घटा 1 बराबर है 301। एक उधर जाकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 302 और n बन जाएगा 302 बटा 6। भाग कीजिए, 6 पंजे 30, पूरा भाग नहीं हो रहा। ये बन रहा है 2 पंजे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और बटा 3, 151 बटे 3। n की वैल्यू है 151 बटे 3। अगर मैं इसे दशमलव में बदलूं तो 3 पंजे 15, 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9 एंड सो ऑन, यानी 50.333333 नंबर पे आएगा। और मैंने अभी आपको लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल्स में क्या बताया है कि n की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई वो तो पद है ना, कौन से नंबर पे। अब आपको किसी नंबर पे कह दें कि भाई इस लाइन में 50.3 नंबर पे बैठ जाओ, एक लाइन बनी हुई है और आपको कहते हैं 50.3 नंबर पे, ऐसा कोई नंबर हो सकता है, ऐसी कोई पोजीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो एपी में n की वैल्यू नेचुरल आनी चाहिए। तो अब आप क्या लिखेंगे, n बराबर 151 बटे 3 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए एपी में 301 कोई पद हो ही नहीं सकता। एपी में 301 कोई पद नहीं है, इसमें किसी भी नंबर पर 301 नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके 6 तक के कुछ एग्जाम्पल्स थे, और अगर आप चाहें तो साथ में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको कहूँगी कि आप इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 7 तक बल्कि आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आपके 7, 8, 9, 10 4 एग्जाम्पल्स और लेफ्ट हैं। कहें तो आप, मैं चलिए मैं कराई देती हूँ आपको 2-3 एग्जाम्पल्स और, ताकि ये कंप्लीट हो जाए और आपको आगे करने के लिए काम मिल जाए भाई थोड़ा। तो देखते हैं बेटा, मैं इसको रब करने जा रही हूँ। आइडेंटिटी आई थिंक आपको इतनी देर में लर्न हो गई होगी। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। 2 अंकों वाली, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? विभाज्य माने जो 3 से पूरी भाग होती हैं। 2 अंकों की, भाई 3 का पहाड़ा कहाँ से शुरू होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 पहली संख्या है जो 2 अंकों की है और 3 से पूरी भाग होती है। अब ऐसी कितनी है? भाई लिख लो, 3 का पहाड़ा लिखे जाओ। और 2 अंकों की संख्या खत्म कहाँ होती है? कहाँ होती है? 99 पर। तो 12 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी, उनकी गिनती कितनी है जो 3 से भाग हो? एपी यूज करनी है, गिनना नहीं है, कहीं उन्हें गिनने बैठ जाओ। तो एग्जाम्पल नंबर 7 मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रही हूं। 3 से विभाज्य यानी 3 से भाग होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन है? पहले उन्हें लिख लीजिए।
12, 12 और 3 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, कहाँ तक लिखूं? चलते रहेंगे और फिर बीच की संख्याओं को छोड़ देंगे और कुछ लास्ट की लिखेंगे। अब लास्ट में बेटा जी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99 और 99 3 के पहाड़े में आती है, 99 3 से भाग होती है तो 99 लिख दिया। एक 99 से पहले मैंने 96 लिख दिया। क्लियर? ये देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10वीं के बच्चे को ये तो पता ही होता है कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं और 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये 2 अंकों की टोटल संख्या है 12 से 99 तक, जो 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है, पूरी तरह भाग हो रही है। क्वेश्चन है ये कितनी है? कितनी है? ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये कौन सी है? समस्या है ये कौन सी है। अगर हमें पता लग जाए कि 99 कौन से नंबर पे आ रहा है, एट विच टर्म इज 99, 99 कौन से नंबर की टर्म है, तो समस्या ही मिट जाएगी। तो क्वेश्चन क्या रह गया? माना nवां पद 99। सिंपल। तो सबसे पहले तो आप a लिख लीजिए 12, b लिख लीजिए a2 माइनस a1 यानी 15 घटा 12 यानी 3। अब हमने क्या करना है? माना nवां पद क्या हो गया? 99 यानी an बराबर 99 यानी a जमा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। a की जगह भाई 12 जमा n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 99। आप चाहो तो 12 को राइट में ले जाओ, घट जाएगा, इसको यहीं रख लो। जैसे आपको सूट करे, जिस बच्चे को जिस ट्रिक से इक्वेशन सॉल्व करनी इजी लगे उसी ट्रिक से करना बेटा। 3n घटा 3 बराबर 99, 12 में से 3 गए 9, तो ये बन गया भाई 3n जमा 9 बराबर 99। 9 राइट में जाके घट जाएगा, ये बन जाएगा 90 और n बन जाएगा 90 बटा 3 यानी 30। ये 30वां पद है। अब हमने 30वां पद नहीं बताना है, हमारा क्वेश्चन है कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। तो 2 अंकों की कुल 30 संख्याएं 3 से क्या है बेटा जी? विभाज्य हैं। ये कंक्लूजन लिखेंगे तो और भी आपका क्वेश्चन इफेक्टिव बनता है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस के हिंट्स मैं अब आपको दे देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैं हिंट दे देती हूँ, टेबल है, फिर इसके बाद के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को थोड़ा नया ट्विस्ट आ जाएगा एक अगले एग्जाम्पल में, तो उस चीज़ को अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ कि ताकि आप एक ही टाइप पे फोकस कर पाएँ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी, एक्सरसाइज 5.2 का, और टेबल फिल करनी है A D और भाई N और भाई A, ठीक है भाई। और ये है 7 3 8 डैश, ये है पार्ट नंबर 1। पार्ट 1-2 पार्ट्स में बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। -18 डैश, दिस इज 10, दिस इज 0। पार्ट नंबर 3 डैश -3 18 -5। क्लियर? पार्ट नंबर 4 ये केवल आपकी कॉमन सेंस को जज करने के लिए है। ये क्वेश्चन 2.5 डैश और 3.6 एंड द पार्ट नंबर 5 इज 3.50 एंड दिस इज 10.5 एंड दिस इज डैश। ये डैशेज फिल करने हैं आपने, फिलअप्स हैं जैसे इंग्लिश ग्रामर में होती हैं। ए पता है, डी पता है, एन पता है, एन निकालना है यानी 8वां पद निकालना है। तो 8वां पद क्या हो जाएगा? यहाँ अलग से करना सभी पार्ट्स को। A 7 D 3 N 8, तो AN का मतलब हमने A 8 निकालना है यानी A जमा 7 D यानी 7 जमा 7 गुणा 3 7 जमा 21 और ये कितना हो जाएगा? 28। तो ये आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन करना है सभी बच्चों ने। ये सॉल्यूशन करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ऐसी सेकंड पार्ट अब आप खुद करिएगा। इन सबको A पता है, N पता है और nth टर्म पता है। सेम फॉर्मूला लगेगा, D आ जाएगा।
डी पता है, एन पता है। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास ये रिलेशन है और इक्वल टू में कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो यही ले लीजिए, ए एन की वैल्यू 0 ही दे रखी है सेकंड पार्ट में, तो बेटा हमें ए पता है, उसकी जगह -18 लगाइए, एन पता है 10 लगाइए, डी नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डी आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का जो आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अपने आप करेंगे, 3 मैं बता दूंगी और 4th भी आप ट्राई करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी आप इन एग्जांपल्स को समझें, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस ट्राई करें एक्सरसाइज में। जो 2-3 एग्जांपल्स आपके रह गए हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।